श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज 30 जनवरी 2026 है और आज हम द हिंदू अखबार का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं, खासतौर पर यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सभी दर्शक इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हर दिन की तरह शुरुआत करते हैं एक मानचित्र आधारित प्रश्न से। आज का सवाल है, मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन को जरा मैप पे ढूंढिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखें। ऐसा करने से यह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े 4 बहुत ही जरूरी विषयों पर गहराई से बात करेंगे। पहला है भारत और अरब लीग के बीच बढ़ते सामरिक संबंध। फिर हम देखेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत कैसे संतुलन साध रहा है। उसके बाद चीनी एफडीआई पर लगे प्रतिबंधों पर जो पुनर्विचार हो रहा है उसकी बात करेंगे। और अंत में वैश्विक व्यापार में वणिकवाद यानी मर्केंटिलिज्म की वापसी और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं ये समझेंगे। तो चलिए अनपैकिंग शुरू करते हैं। हमारा पहला विषय है भारत की अरब लीग के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी। दिल्ली में 30-31 जनवरी को दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं है। इस बैठक की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, इस क्षेत्र में कितने संघर्ष चल रहे हैं। ईरान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, सीरिया में अनिश्चितता है और गाजा एक बहुत ही मुश्किल शांति प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। सही बात है। यहाँ तक कि सऊदी अरब और यूएई जैसे जो करीबी सहयोगी हैं, उनके बीच भी यमन को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में इस बैठक का क्या मतलब निकाला जाए? ऐसे माहौल में 22 अरब देशों के संगठन का दिल्ली आना यह अपने आप में भारत की बढ़ती कूटनीतिक अहमियत को दिखाता है। अच्छा, तो इस साझेदारी के मुख्य स्तंभ क्या हैं? परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, इस रिश्ते के कई आयाम हैं। एक तो है रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। हाँ जी, भारत ने ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और हाल ही में 2025 में कतर के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब का जो विजन 2030 है, उसमें भारत 8 रणनीतिक पार्टनरों में से एक है। ओके। और व्यापार वो तो हमेशा से मजबूत रहा है। बहुत मजबूत। द्विपक्षीय व्यापार $240 बिलियन से भी ज्यादा है। हमने यूएई और ओमान के साथ सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है। और निवेश का क्या? मैंने सुना है कि बहुत बड़े वादे हुए हैं। हाँ, वादे बहुत बड़े हैं। यूएई ने $75 बिलियन, सऊदी अरब ने $100 बिलियन और कतर ने $10 बिलियन के निवेश का वादा किया है भारत में। ये तो बहुत बड़े आंकड़े हैं। इसके अलावा और क्या है जो इस रिश्ते को नया बना रहा है? कनेक्टिविटी और फिनटेक, ये 2 बहुत ही एक्साइटिंग एरियाज हैं। कनेक्टिविटी वो G20 में जो लॉन्च हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ बिल्कुल, IMEC इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और फिर फिनटेक जी, यूएई में हमारा रुपे कार्ड लॉन्च हो चुका है। भारतीय रुपया दुबई हवाई अड्डों पर स्वीकार किया जा रहा है। अच्छा। और यूपीआई को अब बहरीन, सऊदी अरब, कतर और यूएई में भी एक्सेप्ट होता है। वाह, कोई भी भारतीय वहां जाकर आसानी से पेमेंट कर सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, लोगों के बीच भी गहरा हो रहा है। और ऊर्जा सुरक्षा, वो तो हमेशा से एक बड़ा पिलर रहा है। वो तो बेडरॉक है। आज भी हमारी लगभग 60% कच्चे तेल की जरूरतें, 70% प्राकृतिक गैस और 50% से ज्यादा उर्वरक सब इसी क्षेत्र से आता है। इराक, सऊदी अरब और यूएई हमारे टॉप 3 निर्यातक हैं। और कतर के साथ तो हाल ही में $78 बिलियन की एक बहुत बड़ी LNG डील भी हुई है। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन इस क्षेत्र में सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। निश्चित रूप से। और यहाँ भारत की सागर पहल यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका कोई ठोस उदाहरण? सबसे ठोस उदाहरण है ओमान के साथ हमारा समझौता, दुक्कुम बंदरगाह वाला। जी, दुक्कुम पोर्ट। ये समझौता भारतीय नौसेना को इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त देता है, खासकर चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ भारत अरब विदेश मंत्रियों की मेजबानी कर रहा है और दूसरी तरफ खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने इजरायल की यात्रा पर जा सकते हैं। ये संतुलन भारत साध कैसे रहा है? यही तो भारत के विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाता है। देखिए, इसी बैठक में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री भी शामिल हैं। अच्छा। और उन्होंने गाजा के पुनर्निर्माण में भारत से मदद की अपील भी की है।
तो ये दिखाता है कि भारत दोनों पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ रहा है। तो गाजा संघर्ष पर खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का ऑफिशियल रुख क्या रहा है? भारत ने यूएनएससी में अमेरिका के प्रयासों की सराहना की है। एक संकल्प है यूएनएससी संकल्प 2803। भारत ने उसके कार्यान्वयन में जो प्रगति हुई है उस पर ध्यान दिया है। और इस संकल्प में क्या है? इसमें गाजा को एक आतंक मुक्त क्षेत्र बनाने की बात कही गई है और पुनर्निर्माण के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना का भी समर्थन किया गया है। ओके। और भारत ने अपने ऐतिहासिक रुख को दोहराया है। मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला। जी, हम 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले गैर अरब देशों में से थे और हमेशा एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन करते रहे हैं जो इजराइल के साथ शांति से रहे। लेकिन आतंकवाद पर भी तो हमारा स्टैंड साफ है। बिल्कुल साफ। भारत ने हमेशा कहा है कि आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। चलिए अब थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं, चीन की तरफ। खबर है कि वित्त मंत्रालय 2020 में गलवान के बाद चीनी कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगे थे उन पर पुनर्विचार कर रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है और इस पर 2 अलग-अलग तरह के विचार हैं। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? जो लोग एफडीआई के पक्ष में हैं उनका तर्क है कि चीनी निवेश से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। मतलब मेक इन इंडिया को। हाँ, और हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। इससे चीन पर हमारी जो आयात निर्भरता है वो भी कम हो सकती है। और चीन क्यों चाहेगा यहाँ निवेश करना? चीन के पास भी अतिरिक्त क्षमता है और वो भी जियोपॉलिटिकल रीजन से अपने देश के बाहर सप्लाई चेन स्थापित करना चाहता है। लेकिन जो लोग सावधानी बरतने को कह रहे हैं, जैसे पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन, उनकी क्या चिंताएं हैं? उनकी चिंताएं ज्यादा रणनीतिक हैं। उनका मानना है कि भारत को पहले अपनी आर्थिक विकास का एक स्पष्ट रोड मैप बनाना चाहिए। ओके। और सुरक्षा चिंताएं तो हैं ही, खासकर डिजिटल अर्थव्यवस्था और नौसैनिक अड्डों के पास की परियोजनाओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। मतलब वो कह रहे हैं कि आंख बंद करके निवेश नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। उनका सुझाव ये भी है कि ऐसे प्रतिबंध देश विशिष्ट मतलब कंट्री स्पेसिफिक ना होकर क्षेत्र विशिष्ट यानी सेक्टर स्पेसिफिक होने चाहिए। तो क्या चीनी निवेश की मदद से भारत सच में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बन सकता है? ये उतना आसान है क्या? ये बिल्कुल आसान नहीं है। एप्पल का उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। जब एप्पल ने भारत में उत्पादन शुरू किया तो हमें उसके कई चीनी कंपोनेंट आपूर्तिकर्ताओं को मतलब कंपोनेंट सप्लायर्स को विशेष रियायतें देकर भारत में इकाइयां स्थापित करने की अनुमति देनी पड़ी। अच्छा, क्योंकि वो पार्ट्स तो वहीं से आ रहे थे। एग्जैक्टली। अब ये मॉडल शायद बड़े पैमाने पर लागू करना मुश्किल हो। तो चीन इसका क्या तोड़ निकाल रहा है? चीन अब एक नई रणनीति अपना रहा है। वो सीधे अमेरिका को निर्यात करने के बजाय आसियान देशों को जैसे वियतनाम को कंपोनेंट निर्यात करता है। और फिर वियतनाम से तैयार माल अमेरिका जाता है। जी हाँ। तो इस तरह चीन मूल्य श्रृंखला में मतलब वैल्यू चेन में बना रहता है। हमारा आखिरी विषय वैश्वीकरण के अंत से जुड़ा है। एक लेख के अनुसार हम वणिकवाद यानी मर्केंटाइलिज्म के युग में लौट रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वणिकवाद का मतलब है व्यापार को राष्ट्रीय शक्ति के एक उपकरण के रूप में देखना। मतलब ट्रेड इज अ टूल फॉर नेशनल पावर। बिल्कुल। जहां व्यापार अधिशेष यानी सरप्लस को ताकत माना जाता है और घाटे यानी डेफिसिट को कमजोरी। वैश्वीकरण का जो पिछला उदारवादी मॉडल था वो अब खत्म हो गया है। वो खत्म क्यों हो गया? इसके 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। एक तो बढ़ती असमानता और दूसरा चीन का उदय। इन दोनों ने मिलकर संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म को जन्म दिया है। तो इस बदलती हुई दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, लेख का आकलन काफी गंभीर है। क्या कहा गया है? लेख में कहा गया है कि भारत इतना बड़ा है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इतना गरीब है कि वो मायने नहीं रखता। Too large to ignore and too poor to matter? ये तो बहुत चुभने वाली बात है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। लेख का तर्क है कि हमने पिछले 15 सालों में अपने जनसांख्यिकीय लाभ यानी डेमोग्राफिक एडवांटेज का पूरा उपयोग नहीं किया है। तो क्या कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं? भारत क्या कर सकता है? हाँ, बिल्कुल है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा सेवा क्षेत्र सर्विसेज सेक्टर ऐसी जगह हैं जहां भारत एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, मजबूत राजकीय क्षमता यानी स्ट्रॉन्ग स्टेट कैपेबिलिटी। दूसरी, सामाजिक सामंजस्य यानी सोशल कोहीजन। और तीसरी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में लगातार सार्वजनिक निवेश।
लेख की आखिरी चेतावनी यही है कि सिर्फ बयानबाजी से विश्व गुरु नहीं बना जा सकता। उसके लिए संस्थागत नींव और आर्थिक साधनों की जरूरत होगी। तो ये था आज के द हिंदू अखबार का विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे भारत एक बहुत ही जटिल वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा है। एक तरफ भारत अरब जगत और इजराइल के साथ अपने संबंधों को संतुलित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन से आने वाले निवेश और बदलती वैश्विक व्यापार प्रणाली की चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। आज हम 4 बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 कैंपस इक्विटी नियमों पर रोक क्यों लगाई। दूसरा, चुनावी सूचियों में फॉर्म 7 के कथित दुरुपयोग का मामला। तीसरा, केरल सरकार का लोक लुभावन बजट और उसके पीछे छिपी पॉपुलिज्म वर्सेस फिस्कल प्रूडेंस की बहस। और आखिर में अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्र विरोधी लेबल के बीच की वो महीन रेखा। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो आज की पहली खबर से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 2026 के नए इक्विटी नियमों पर रोक लगा दी है। ये नियम कैंपस में होने वाले भेदभाव से जुड़े हैं। जी, और मामला बहुत ही न्यूआंस्ड है। इन नए नियमों में खासकर रेगुलेशन 3C में जाति आधारित भेदभाव यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा को सिर्फ SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ हुए भेदभाव तक ही सीमित कर दिया गया था। अच्छा, तो मतलब अगर सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के किसी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता तो वो इन नियमों के तहत शिकायत नहीं कर सकता था। एग्जैक्टली, यही पॉइंट था। और इसी को लेकर याचिकाएं दायर हुई। तरखे दिया गया कि भेदभाव तो भेदभाव है, वो किसी के भी साथ हो सकता है और कानून को तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इन नियमों के स्वीपिंग कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच विल डिवाइड द सोसाइटी होंगे। मतलब इसके दूरगामी परिणाम होंगे जो समाज को और ज्यादा बांट देंगे। सही बात। और कोर्ट ने एक बहुत तीखा सवाल भी पूछा। उन्होंने पूछा कि हमने पिछले 75 सालों में एक जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में जो कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम एक प्रतिगामी नीति, एक रिग्रेसिव पॉलिसी की ओर जा रहे हैं? ये तो बहुत ही फंडामेंटल सवाल है, सिर्फ यूजीसी के लिए नहीं बल्कि हर पॉलिसी मेकर के लिए। जी हाँ, तो फिलहाल के लिए 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। तो अगर एक भावी सिविल सर्वेंट के नजरिए से देखें, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इस खबर में क्या छिपा है? परीक्षा के लिहाज से इसमें कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं? देखिए, ये टॉपिक जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस के लिए एक गोल्ड माइन है। इसमें 3 बड़े कॉन्सेप्ट सीधे तौर पर जुड़े हैं। ओके, पहला और सबसे महत्वपूर्ण है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट यूजीसी जैसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी संसद के कानून द्वारा बनाए गए निकाय के नियमों की संवैधानिकता की जांच कर रहा है। ये हमारे संविधान का सेफ्टी वाल्व है ना? चेक्स एंड बैलेंसेस वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14। बिल्कुल, ये मामला सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी से जुड़ा है। यहाँ असली सवाल ये है कि क्या कुछ वर्गों को बचाने के लिए बनाए गए नियम अगर दूसरे वर्ग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें तो वो खुद ही असमानता का एक जरिया बन जाते हैं? और यूजीसी की अपनी भूमिका? वो हमारा तीसरा पॉइंट है, स्टैट्यूटरी बॉडीज की भूमिका और उनकी सीमाएं। यूपीएससी अक्सर यूजीसी, सेबी, एनएचआरसी जैसी संस्थाओं पर सवाल पूछता है। इस केस से यह साफ होता है कि इन संस्थाओं को नियम बनाने की शक्ति तो है, पर वो नियम संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो मेंस में एक सवाल बन सकता है कि क्या अफर्मेटिव एक्शन की नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना लागू की जा सकती हैं? बिल्कुल, और यूजीसी के इस केस के संदर्भ में उसका विश्लेषण करने को कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो एक तरफ जहां कैंपस में बराबरी का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े फेस्टिवल यानी चुनाव में बराबरी के मौके पर ही सवाल उठ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कई राज्यों में वोटर्स के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। जी, और ये आरोप बहुत गंभीर है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में इसे एक सिस्टमैटिक एंड कोऑर्डिनेटेड यानी एक सुनियोजित और समन्वित कोशिश बताया है।
और आरोप ये है कि खासकर पिछड़े और हाशिए पर मौजूद समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, बैकवर्ड एंड मार्जिनाइज कम्युनिटीज के वोटर्स को। एक मिनट, ये फॉर्म 7 असल में है क्या और इसके दुरुपयोग का तरीका क्या बताया जा रहा है? देखिए, फॉर्म 7 एक लोकतांत्रिक हथियार है। कोई भी नागरिक इसका इस्तेमाल करके मतदाता सूची से किसी फर्जी या गलत नाम पर आपत्ति जता सकता है। इसके लिए आपको ठोस कारण देने होते हैं। अच्छा। लेकिन आरोपों के मुताबिक इसका दुरुपयोग हो रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी से जुड़े लोग थोक में, मतलब बल्क में, प्री प्रिंटेड फॉर्म जमा कर रहे हैं। इन फॉर्म्स में आपत्ति करने वाले का नाम और हस्ताक्षर अस्पष्ट हैं और कोई सबूत भी नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब मीडिया ने इनमें से कुछ लोगों से संपर्क किया तो उन्होंने ऐसा कोई भी फॉर्म भरने से साफ इनकार कर दिया। एग्जैक्टली। और ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। शिकायत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और केरल तक का जिक्र है। मतलब ये कोई लोकल इशू नहीं लगता, एक पैटर्न की ओर इशारा है। बिल्कुल। ये इलेक्टोरल रोल्स की शुचिता यानी सैंक्टिटी पर जी। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट दिस इज अ ह्यूज टॉपिक। इसे सिलेबस के किन हिस्सों से जोड़कर देखना चाहिए? ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर टॉपिक है। ये सबसे पहले तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई की भूमिका से जुड़ता है। आर्टिकल 324 के तहत ईसीआई की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव कराना नहीं, बल्कि फ्री एंड फेयर चुनाव सुनिश्चित करना है। और एक साफ सुथरी मतदाता सूची एंड एरर फ्री इलेक्टोरल रोल इसकी पहली शर्त है। सही बात है। दूसरा, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस को भी बल देता है। ये घटना दिखाती है कि हमारी मौजूदा प्रक्रिया में कमजोरियां हैं। हमें और ज्यादा रोबस्ट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स की जरूरत है। प्रीलिम्स के लिए भी इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे। हाँ, तीसरा पॉइंट वही है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि मतदाता सूचियों की तैयारी किस कानून के तहत होती है। तो जवाब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, जबकि चुनाव का संचालन आरपीए 1951 के तहत होता है। ये बारीकियां मार्क्स दिला सकते हैं। अच्छा। और मेंस में सवाल आ सकता है कि मतदाता सूची में हेरफेर जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग क्या तकनीकी और प्रक्रियात्मक कदम उठा सकता है। ठीक है, तो एक तरफ चुनावी सूचियों की शुचिता और दूसरी तरफ चुनाव नजदीक आते ही सरकारों के खजाने पर भी दबाव बढ़ जाता है। केरल की एलडीएफ सरकार का ताजा बजट इसी का एक उदाहरण है। बिल्कुल। चुनाव से पहले सरकारी अक्सर जनता को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, जिन्हें हम पॉपुलिस्ट मेजर्स कहते हैं। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने कई ऐसी घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी है सरकारी कॉलेजों में आर्ट्स और साइंस में यूजी शिक्षा को पूरी तरह मुफ्त करने का प्रस्ताव। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़े वादे किए गए हैं, है ना? जी हाँ, उनके लिए 12वें वेतन आयोग का गठन और एक अश्योर्ड पेंशन स्कीम लाने का वादा, जो कर्मचारियों को उनकी आखिरी बेसिक सैलरी का 50% तक पेंशन की गारंटी देगी। मतलब एक तरह से पुरानी पेंशन स्कीम की ओर लौटने जैसा कदम। लेकिन ये थोड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये घोषणाएं ठीक उसी समय हो रही हैं जब केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 राज्यों द्वारा दिए जा रहे अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स पर गहरी चिंता जता रहा है। और यही इस मुद्दे का क्रक्स है। ये क्लासिक बहस है, पॉपुलिज्म वर्सेस फिस्कल प्रूडेंस, यानी लोकलुभावन नीतियां बनाम राजकोषीय विवेक। एक तरफ कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ खजाने पर बढ़ता बोझ। बिल्कुल। एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा दे, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के खजाने का सवाल है, जो लंबे समय में राज्य के विकास को ही नुकसान पहुंचा सकता है। पर एक वेलफेयर स्टेट की यह जिम्मेदारी भी तो है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त करे। सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं कि सवाल क्या करें का नहीं, कैसे करें का है। इकोनॉमिक सर्वे भी योजनाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि योजनाओं को एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा। केरल के बजट में जो घोषणाएं हैं वो ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाती हैं, मतलब सरकार का रोजमर्रा का खर्च। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सड़क, अस्पताल बनाने के लिए पैसा कम हो जाता है। तो परीक्षा के लिहाज से खासकर जीएस पेपर 3 यानी इंडियन इकोनॉमी के लिए इसे कैसे समझें? इसके 3 मुख्य आयाम हैं। पहला, गवर्नमेंट बजटिंग। एस्पिरेंट्स को रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का फर्क पता होना चाहिए। दूसरा है फिस्कल फेडरलिज्म, मतलब राजकोषीय संघवाद। राज्यों की वित्तीय सेहत, एफआरबी एक्ट के लक्ष्यों पर इन योजनाओं का क्या असर पड़ता है, ये समझना जरूरी है। और तीसरा पहलू इन योजनाओं का डिजाइन होगा। एग्जैक्टली। तीसरा पॉइंट है वेलफेयर स्कीम्स का एनालिसिस।
क्या कोई योजना सिर्फ चुनावी फायदे के लिए है या उसका कोई लॉन्ग टर्म विजन है? मेंस में इस पर केस स्टडी आधारित सवाल आ सकता है। और जब सरकारें ऐसे बड़े वादे करती हैं तो एक लोकतंत्र में नागरिक का सबसे बड़ा हक होता है उन पर सवाल उठाने का। और यहीं से जुड़ता है हमारा आज का आखिरी पर शायद सबसे जरूरी मुद्दा, जी अभिव्यक्ति की आजादी। हाँ, लद्दाख के जाने माने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही मजबूत दलील दी है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल करने में सरकार की देरी की शांतिपूर्ण आलोचना करना किसी भी तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं हो सकता। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में एक लाइन कही जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को याद रखनी चाहिए। द गवर्नमेंट इज नॉट द स्टेट। सरकार राज्य नहीं है। मतलब ये तो लोकतंत्र की बुनियाद है। बिल्कुल, सरकारें आती जाती रहती हैं, वो सिर्फ एक व्यवस्थापक हैं। लेकिन राज्य यानी भारत देश एक स्थायी इकाई है। इसलिए सरकार की नीतियों की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। ये एक बहुत ही संवेदनशील बहस है, खासकर आज के दौर में जब सरकार की आलोचना करने वालों पर राष्ट्र विरोधी का लेबल बहुत आसानी से लगा दिया जाता है। निश्चित रूप से ये बहस लोकतंत्र और तानाशाही के बीच का फर्क तय करती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी ही यही है कि उसमें असहमति और आलोचना की जगह हो। For a UPSC aspirant, this is the very soul of GS Paper 2 Polity. इसे किन-किन एंगल से कवर करना चाहिए? इसके 4 एंगल्स हैं। पहला जाहिर है फंडामेंटल राइट्स। ये सीधे तौर पर आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा है, लेकिन साथ ही आर्टिकल 19(2) के तहत लगने वाले रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को भी समझना होगा। और दूसरा एंगल तो गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट वाला ही हो गया। बिल्कुल, ये दूसरा और सबसे क्रूशल पॉइंट है। तीसरा, हालांकि खबर में जिक्र नहीं है, लेकिन राष्ट्र विरोधी का लेबल अक्सर सेडिशन लॉ यानी आईपीसी की धारा 124(a) के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और न्यायपालिका की भूमिका, वो चौथा पॉइंट है, रोल ऑफ द जुडिशरी। इस पूरे मामले में न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में सामने आती है। मेंस के लिए एक सीधा सवाल हो सकता है, सरकार की आलोचना और राष्ट्र विरोध के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना एक जीवंत लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। टिप्पणी करें। तो आज हमने लोकतंत्र की इन 4 अलग-अलग धड़कनों को महसूस किया। यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हमें संवैधानिक संतुलन का महत्व समझ आया। फॉर्म 7 के विवाद ने हमें चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सोचने को मजबूर किया। केरल के बजट ने हमें विकास और कल्याण के बीच के द्वंद्व को दिखाया। और सोनम वांगचुक के केस ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी की याद दिलाई। और इन सभी मामलों में एक धागा कॉमन है, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर इन मुद्दों की गहरी, निष्पक्ष और संवेदनशील समझ होना बेहद जरूरी है। आज हमारे सामने है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और हमारा मिशन है इसके सबसे जरूरी पहलुओं को समझना, खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से। हमारे पास द हिंदू अखबार के कुछ अंश हैं जो इस सर्वे के की टेकअवेज को हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल। आज हम 4 बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला, भारत की 7% की नई ग्रोथ फोरकास्ट, ये कितनी हकीकत है और कितने खतरे हैं। दूसरा, MGNRGA को हटाकर जो विकसित भारत मिशन लाया गया है उसका सच क्या है। तीसरा, क्रिटिकल मिनरल्स को स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स क्यों कहा जा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आखिर में एग्रीकल्चर सेक्टर की जो धीमी रफ्तार है उसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए इस पर एक गहरी चर्चा शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हेडलाइन की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने भारत की मीडियम टर्म ग्रोथ फोरकास्ट को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ऑन द फेस ऑफ इट ये तो बहुत अच्छी खबर लग रही है। हाँ बिल्कुल, अच्छी खबर है। लेकिन इस ऑप्टिमिज्म के पीछे के ड्राइवर्स क्या हैं, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, ये 7% का आंकड़ा हवा में नहीं आया है। सर्वे इसके पीछे 3 मजबूत कारण बताता है। पहला है ग्रोथ ऑफ कैपिटल, मतलब देश में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हो रहा है। ओके। दूसरा है इम्प्रूव्ड लेबर पार्टिसिपेशन, यानी वर्कफोर्स में ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। और तीसरा जो सबसे अहम है वो ये कि इन दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब कैपिटल और लेबर का इस्तेमाल अब ज्यादा एफिशिएंटली हो रहा है। ओके, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोर मनी एंड मोर पीपल बट ऑल्सो अबाउट यूजिंग देम स्मार्टर। लेकिन ये बदलाव अचानक तो नहीं आया होगा। सर्वे इसके लिए क्रेडिट किसे देता है? एग्जैक्टली।
सर्वे साफ कहता है कि ये पिछले कुछ सालों में हुए सस्टेन्ड रिफॉर्म्स का नतीजा है और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये रिफॉर्म्स नोट करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। जैसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम्स। पीएलआई स्कीम्स के बारे में तो हम काफी समय से सुन रहे हैं। इसका जिक्र मेंस के आंसर्स में भी अक्सर होता है। सही कहा। इसके अलावा एफटीआई लिबरलाइजेशन, लॉजिस्टिक्स में सुधार जैसे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, जिसने सप्लाई चेन्स को काफी बेहतर बनाया है। बिल्कुल। साथ ही गवर्नमेंट का फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार पब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे हाईवेज, पोर्ट्स और यूपीआई, ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स रहे हैं। राइट। और आखिर में टैक्स लॉज को सिंप्लीफाई करना और एमएसएमईज यानी छोटे उद्योगों को क्रेडिट की दिक्कतों से राहत देना, तो ये सब मिलकर उस 7% की ग्रोथ की नींव रखते हैं। Here's where it gets really interesting for me. सर्वे एक तरफ तो भारत के लिए एक बहुत ही रोजी पिक्चर पेश कर रहा है, लेकिन जब वो दुनिया की तरफ देखता है तो आउटलुक काफी ग्रिम यानी निराशाजनक हो जाता है। हाँ, ये विरोधाभास बहुत बड़ा है। एक सोर्स में तो मैंने पढ़ा कि सर्वे 2008 से भी बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की आशंका जता रहा है। That sounds terrifying. हाँ, और यही इस सर्वे का सबसे क्रिटिकल वार्निंग पॉइंट है। जीएस पेपर 3 के लिए ये कॉन्ट्रास्ट समझना बेहद जरूरी है। सर्वे ने 2026 के लिए 3 ग्लोबल सिनेरियोज दिए हैं: बेस्ट केस, बेस केस और वर्स्ट केस। Okay. सबसे खराब सिनेरियो में सर्वे कहता है कि 10 से 20% संभावना है कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़ा संकट आ सकता है। 10 to 20% is not a small number. ये डर आ कहां से रहा है? What's driving this global pessimism? इसके पीछे कई कारण हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज में पर्सिस्टेंट इन्फ्लेशन, बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड फ्रैगमेंटेशन। Right, the usual suspects. बिल्कुल। सर्वे साफ कहता है कि तीनों ही सिनेरियोज में भारत के लिए रिस्क्स हैं, खासकर कैपिटल फ्लोज में डिसरप्शन यानी विदेशी निवेश का अचानक देश से बाहर जाना और उससे रुपए की वैल्यू पर पड़ने वाला असर। सो द की टेकअवे फॉर एन एस्पिरेंट इज India's growth story is strong, but it is not insulated from global shocks. Answers में resilient domestic demand को increasing external vulnerabilities के साथ balance करके दिखाना होगा। Right. So domestic engine is firing, but we need to be prepared for bad weather coming from outside. चलिए अब डोमेस्टिक इंजन के एक बहुत बड़े हिस्से यानी रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं। ओके। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था 7% की रफ्तार से दौड़ने को तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि इस दौड़ का फायदा जमीन पर, खासकर ग्रामीण भारत में कैसे पहुंचेगा। और यहीं पर सर्वे का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद कदम सामने आता है। आप MGNREGA को खत्म करने की बात कर रहे हैं? Exactly. सर्वे ने इस फैसले का पुरजोर समर्थन किया है और इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव रीसेट का नाम दिया है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ नियम बदले गए हैं, बल्कि सरकार ने MGNREGA के पूरे कानूनी ढांचे को हटाकर एक बिल्कुल नई नींव रखी है। और वो नई नींव है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव रीसेट, ये काफी भारी शब्द हैं। तो सरकार का तर्क क्या है? इतने बड़े, इतने वेल एस्टैब्लिश्ड वेलफेयर प्रोग्राम को हटाने के पीछे सर्वे क्या रीजंस देता है? सर्वे मुख्य रूप से 3 तर्क देता है। पहला, वो कहता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब काफी मजबूत हो चुकी है। मजबूत हो चुकी है? किस बेसिस पर? इसके लिए वो नाबार्ड के रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट सर्वे यानी RECC का हवाला देता है, जिसके मुताबिक ग्रामीण भारत में कंजम्पशन, इनकम ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स ये सब बढ़ रहे हैं। Okay. Basically, the argument is that a scheme like Manrega, which was a safety net, is no longer needed on the same scale. Okay, that's the first point. What about the other two? दूसरा तर्क है MGNREGA की घटती मांग। यहाँ आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। पर्सन डेज जनरेटेड यानी काम के दिनों की संख्या जो 2020-21 में 389 करोड़ के चरम पर थी। हाँ, आइनोवेक के टाइम पर। बिल्कुल। वो 2025-26 में 31 दिसंबर तक घटकर सिर्फ 183 करोड़ पर रह गई। That's a huge drop. हाँ, ये 53% से भी ज्यादा की गिरावट है। और तीसरा कारण, सर्वे बताता है स्कीम में मौजूद डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज यानी गहरी संरचनात्मक समस्याएं। जैसे खर्च और जमीन पर हुए काम में मिसमैच, मजदूरों की जगह मशीनों का इस्तेमाल और डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम्स को बाईपास करने के तरीके। होल्ड ऑन, ये आंकड़े तो MGNRE की मांग में भारी गिरावट दिखाते हैं। 53% इज अ मैसिव ड्रॉप। लेकिन मुझे याद है सोर्स में एक्टिविस्ट और वर्कर्स यूनियंस का तर्क बिल्कुल उल्टा था। हाँ था।
उनका कहना था कि मांग कम नहीं बल्कि उसे आर्टिफिशियली सप्रेस्ड किया गया, यानी जानबूझकर कम किया गया। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, और यही इस मुद्दे का सबसे जटिल पहलू है। For a balanced means answer in GS Paper 2 covering welfare schemes, you must present both sides. राइट। एक्टिविस्ट का तर्क ले कि सरकार ने जानबूझकर बजट एलोकेशंस कम किए, पेमेंट्स में देरी की और मैंडेटरी डिजिटल अटेंडेंस जैसे टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स खड़े कर दिए। इन सब की वजह से मजदूरों के लिए काम मांगना और पाना मुश्किल हो गया, जिससे कागजों पर डिमांड अपने आप कम दिखने लगी। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि लोगों को अब इस काम की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि लोगों को काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। दिस इज अ क्लासिक गवर्नेंस चैलेंज केस स्टडी। एक एस्पिरेंट को इस डिबेट को कैसे अप्रोच करना चाहिए? एस्पिरेंट को इवैल्यूएटर की भूमिका निभानी होगी। On one hand, present the survey's arguments about a strengthening rural economy and leakages in the scheme. Okay. On the other hand, critically analyze if the drop in demand is organic or induced by policy hurdles. The new act, Viksit Bharat Mission, उसे भी मेंशन करना होगा। हाँ, प्रीलिम्स के लिए उसका पूरा नाम जरूरी है। बिल्कुल। और मेंस के लिए ये समझना कि क्या ये नया मिशन MGNREGA की डिमांड ड्रिवन राइट्स बेस्ड अप्रोच को रिटेन करता है या नहीं। Very clear. So we've talked about the domestic economy, both macro and rural, but the survey also looks outward at a new kind of global competition. एक बड़ा दिलचस्प फ्रेज यूज हुआ है, strategic choke points. ये किस बारे में है? ये शब्द क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये ऐसे खनिज हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो लो कार्बन इकोनॉमी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज के लिए। एग्जैक्टली। ईवी बैटरीज, सोलर पैनल्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब इन्हीं खनिजों पर निर्भर हैं। इसलिए अब ये सिर्फ खनिज नहीं रहे, ये एनर्जी सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस और जियोपॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने वाले स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स बन गए हैं। वाओ! जिस देश का इन पर कंट्रोल होगा वो 21वीं सदी की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। So there's the new oil. लेकिन इसमें विकासशील देशों लाइक इंडिया के लिए क्या चुनौतियां हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने सर्वे में विकासशील देशों के लिए 3 बड़ी चुनौतियां बताई हैं। पहली है स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट्स। स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट्स मतलब? एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे यूरोप और अमेरिका इन खनिजों के लिए स्टैंडर्ड्स बेस्ड मार्केट्स बना रही हैं कि माइनिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, लेबर लॉज का पालन हो, एटसेट्रा। इन स्टैंडर्ड्स को मीट करने में बहुत खर्च आता है। ओके। और दूसरी चुनौती? दूसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है वैल्यू चेन ट्रैप। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ओके। सोचिए, ये वैसा ही है जैसे आप अपने खेत में बेहतरीन टमाटर उगाएं, लेकिन आपको उन्हें सिर्फ 10 रुपए किलो में बेचना पड़े और कोई दूसरा देश उसी टमाटर से 200 रुपए की केचप बनाकर पूरी दुनिया में बेचे। समझ गया। आप हमेशा के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह जाते हैं। एग्जैक्टली, यही ट्रैप क्रिटिकल मिनरल्स में है। अगर हमारे पास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम सिर्फ कच्चा खनिज एक्सपोर्ट करेंगे और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक बैटरीज इंपोर्ट करते रहेंगे। That's a brilliant analogy. So it's not enough to just find the minerals in our own country. We need the technology to process them. And the third challenge? The third is sustainability premiums. स्थिरता और एनवायरनमेंट के नाम पर इन खनिजों की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन अगर विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में मदद नहीं मिली तो ये प्रीमियम उन पर एक बोझ बन जाएगा, disproportionately impacting them. So for UPSC, this is a hot topic. ये GS पेपर 1 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, GS पेपर 3 में एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट और GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस तीनों को टच करता है। Wow! So this single topic has multiple hooks across the syllabus. Critical minerals की ये रेस तो फ्यूचर के लिए है, बट इंडिया की प्रेजेंट रियलिटी आज भी काफी हद तक किसान और खेती से जुड़ी है। सर्वे इस फ्रंट पर क्या कह रहा है? क्या वहां भी सब 7% ग्रोथ फिगर जितना रोजी है? नहीं, यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 2025-26 की दूसरी तिमाही में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की ग्रोथ 3.5% रही। 3.5%? ये तो पिछले 5 साल के 4.4% के एवरेज से काफी कम है। Is this a cause for major concern?
ऑन द सर्फेस यस इट लुक्स लाइक अ स्लो डाउन, लेकिन जब हम इस डेटा को अनपैक करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग स्टोरी सामने आती है। अच्छा। एंड दिस न्यूआंस इज एग्जैक्टली व्हाट यूपीएससी लुक्स फॉर इन एन आंसर। पिछले दशक यानी 2015-16 से 24-25 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स की औसत वृद्धि 4.45% रही है, ओ। जो पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा है। सो द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। Okay, so the long-term average is good, but the recent number is low. But you said there's a surprising story. What is it? The surprise is where this growth is coming from. ये ग्रोथ मुख्य रूप से क्रॉप्स यानी फसलों से नहीं आई है। तो फिर कहाँ से? ये अलाइड सेक्टर से आई है। लाइव स्टॉक यानी पशुधन में 7.1% की ग्रोथ रही और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर यानी मत्स्य पालन में 8.8% की जबरदस्त ग्रोथ रही, जबकि मुख्य क्रॉप सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 3.5% थी। That's a huge insight. तो मतलब जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में गेहूं, चावल और गन्ने के खेत आते हैं, लेकिन असली कहानी तो तालाबों और पशुओं के बाड़ों में चल रही है। Precisely. For GS Paper 3, this is a golden nugget of information. It shows the increasing importance of diversification in agriculture. Right. It's a direct point for questions related to doubling farmers' income or improving agricultural resilience. सर्वे ये भी बताता है कि इन चुनौतियों के बावजूद देश का फूड ग्रेन प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है। तो फूड सिक्योरिटी पर कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है? नहीं, फूड सिक्योरिटी इज नॉट अंडर इमीडिएट थ्रेट, बट द इंजन ऑफ ग्रोथ विद इन एग्रीकल्चर इज क्लियरली शिफ्टिंग फ्रॉम फार्मिंग टू एलाइड एक्टिविटीज। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज की चर्चा से ये तो साफ है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 भारतीय अर्थव्यवस्था की एक जटिल लेकिन मोटे तौर पर आशावादी तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। एक तरफ 7% की हेडलाइन ग्रोथ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का दम है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल रिस्क्स, रूरल इकोनॉमी में एक पीढ़ी का सबसे बड़ा बदलाव और रिसोर्सेज पर एक नई जियोपॉलिटिकल लड़ाई की आहट है। बिल्कुल। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए टेक अवे ये है कि भारत की इकोनॉमिक जर्नी सीधी सपाट नहीं है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस वॉकिंग साइड बाय साइड। हर हेडलाइन नंबर के पीछे एक डीपर स्टोरी है, और उस स्टोरी के न्यूआंसेस को समझना ही मेंस में अच्छे मार्क्स लाने की कुंजी है। वेदर इट्स द ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, द चेंजिंग फेस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट और द न्यू जियोपॉलिटिक्स ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी 4 बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 अलग-अलग खबरें नहीं है। नहीं, इनमें एक पैटर्न है, एक कहानी है। कहानी भारत की उस एम्बिशन की जिसमें वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विकास की बाधाओं को लीप फ्रॉग करना चाहता है, यानी एक लंबी छलांग लगाकर आगे निकलना चाहता है। बिल्कुल। आज हम इसी लीप फ्रॉगिंग की कहानी को जरा गहराई से समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे आसमान की ऊंचाइयों से, स्पेस टेक्नोलॉजी से, और देखेंगे कि वो कैसे जमीन पर हमारी सेहत को बेहतर बना रही है। अच्छा। फिर हम जमीन पर उतरेंगे और देखेंगे कि बिहार जैसा राज्य कैसे एक पॉलिसी के जरिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। और वहां से हम बात करेंगे उस सॉफ्टवेयर की जो करोड़ों भारतीयों को भाषा और लिटरेसी की बाधाओं से पार करा सकता है, फर्स्ट एआई। और आखिर में हम इस कहानी के दूसरे पहलू पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि हर बड़ी छलांग के साथ एक नए अनदेखे गड्ढे में गिरने का खतरा भी होता है। सही बात है। और वो गड्ढा है डिजिटल एडिक्शन का। सही। हमारा मिशन सिंपल है, इन टॉपिक्स को मेंस एग्जाम के नजरिए से अनपैक करना, की पॉइंट्स निकालना और ये समझना कि एक बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक, स्पेस टेक्नोलॉजी। जब हम आईएसआरओ या नासा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में रॉकेट, सैटेलाइट्स, मंगलयान, यही सब आता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एमआरआई मशीन में हम जाते हैं उसकी इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कनेक्शन चांद और ग्रहों की तस्वीरें साफ करने से है? ये सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। एग्जैक्टली। और इसी को कहते हैं स्पेस स्पिन ऑफ। A space spin-off is basically a technology that was originally developed for a space mission, but अब उसके practical applications यहाँ अर्थ पे हैं। अच्छा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम डॉक्टर के गणपति के एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल को देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि नासा के 2000 से ज्यादा A-listed spin-offs हैं। 2000? 2000।
और हमारा ISRO भी पीछे नहीं है। उसने 350 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को इंडियन इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर किया है। ये आंकड़े आपके इंट्रोडक्शन के लिए गोल्ड माइन है। वेट, 2000 स्पिन-ऑफ्स फ्रॉम नासा? ये तो कमाल है। मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला उदाहरण वो इनविजिबल ब्रेसेस का लगा। हाँ, मतलब जो चीज मिसाइल ट्रैक करने के लिए बनी थी, वो अब दांत सीधे करने के काम आ रही है। हाउ डज दैट कनेक्शन इवन हैपन? ये कोई सीधा रास्ता तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। होता ये है कि स्पेस मिशंस के लिए आपको ऐसे मटेरियल्स की जरूरत होती हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस झेल सकें। बहुत हल्के हों, बहुत मजबूत हों, ट्रांसपेरेंट हों। मिसाइल ट्रैकर के लिए उन्हें एक ट्रांसपेरेंट सिरेमिक चाहिए था जो बहुत टफ हो। बाद में किसी ने सोचा, हे, ये मटेरियल तो बायोकम्पैटिबल भी है, क्यों ना इसे ऑर्थोडोंटिक्स में इस्तेमाल करें। एंड दैट्स हाउ यू गेट इनविजिबल ब्रेसेस। वाओ, यही इनोवेशन है। स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंसेज का भी यही किस्सा है। वो एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट वाइजर्स के लिए बने थे। राइट। So for a UPSC aspirant, this directly connects to GS Paper 3. एब्सोल्युटली, Achievements of Indians in Science and Technology or Awareness in the Fields of Space. बिल्कुल। और अगर मेंस में इस पर सवाल आता है तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आंसर बनाया जा सकता है। वो कैसे? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इंट्रोडक्शन में आप स्पेस स्पिन ऑफ को डिफाइन करें और इसरो नासा का डेटा दें। दैट सेट्स अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड फाउंडेशन। Okay, introduction set. But the real marks are in the body of the answer. हेल्थ केयर एप्लीकेशंस इतने सारे हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करें ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो? एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसे 3 पिलर्स में बांट सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट, डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग। यहाँ आप बताएं कि ग्रहों के इमेजेस से नॉइज हटाने वाली इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स ने ही MRI, CT स्कैन्स और अल्ट्रासाउंड्स को रेवोल्यूशनाइज किया है। अच्छा। The article clearly states that advanced digital image processing and fusion methods improve contrast and reduce noise. दूसरा पिलर क्या होगा? Medical devices? यस, मेडिकल डिवाइसेस। इसमें इसरो का काम हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो करना ही है। इसरो ने एक लो कॉस्ट हार्ट पंप डेवलप किया है जो हल्के रॉकेट मटेरियल और बायोकम्पैटिबल टाइटेनियम अलॉय से बना है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के मरीजों के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। अरे वाह। ऑल्सो मेंशन वेयरेबल हेल्थ मॉनिटर्स। एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को रिमोटली मॉनिटर करने के लिए जो सिस्टम्स बने, वही आज हमारे स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस ट्रैकर्स का बेस है। दैट मेक्स सेंस। और तीसरा पिलर, द थर्ड एंड परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इज पब्लिक हेल्थ। ये एंगल आपके आंसर को एक सोशल जस्टिस डायमेंशन देगा। राइट। यहाँ आप इसरो के वीसैट टर्मिनल्स का जिक्र करें जो दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन पहुंचा रहे हैं। हाँ। सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके बीमारियों का फैलाव ट्रैक करना, जिसे एपिडेमियोलॉजिकल मैपिंग कहते हैं। एंड माय फेवरेट एग्जांपल, सोलर पावर्ड वैक्सीन रेफ्रिजरेटर्स। अच्छा। ये ऑफ ग्रिड स्पेस ऑपरेशंस के लिए बने थे एंड नाउ दे आर स्ट्रेंथनिंग आवर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। Wow. The public health angle is brilliant. It shows how high tech can solve last mile delivery problems. So, for the conclusion, what's the final message? कंक्लूजन में इस बात पर जोर दें कि स्पेस रिसर्च में इन्वेस्टमेंट सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने के लिए नहीं है। नहीं है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट एक्सेलरेट्स सोशल डेवलपमेंट। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए ये इनोवेशन का एक पावरफुल इंजन है जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नेंस हर क्षेत्र को फायदा पहुंचाता है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। तो स्पेस टेक्नोलॉजी एक क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे हम मुश्किल समस्याओं को लीप फ्रॉग कर सकते हैं। बट स्पेस ग्रेड हार्डवेयर बनाना एक बात है, हाँ, और उसे जमीन पर भारत में मैन्युफैक्चर करना बिल्कुल दूसरी। इसके लिए एक अलग तरह की छलांग की जरूरत है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू बिहार्स एम्बिशियस सेमीकंडक्टर पॉलिसी। यस, अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। भारत नेशनल लेवल पर अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है एंड फॉर दैट टू सक्सीड राज्यों का प्रोएक्टिव रोल बहुत क्रिटिकल है। बिहार, अ स्टेट नॉट ट्रेडिशनली नोन फॉर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, is trying to take a massive leap. इस पॉलिसी का जो सबसे आई कैचिंग फीचर है वो है इसका सब्सिडी मॉडल। इसे अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो ऐसा है, हाँ बताइए, कि केंद्र सरकार की जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पॉलिसी है वो 50% कैपिटल सब्सिडी देती है। अब बिहार सरकार कह रही है कि जो बची हुई 50% कॉस्ट है उस पर हम 60% की एक्स्ट्रा सब्सिडी देंगे। Let's use an analogy. It's like the central government is paying for half your new car. ठीक है। Then the Bihar government comes in and offers to pay for 60% of the remaining half. As a car buyer, or in this case a chip manufacturer,
That's an offer that's almost impossible to refuse. मतलब बहुत ही अग्रेसिव इंसेंटिव है. Extremely aggressive. Okay, but let's play devil's advocate here. On paper, this sounds amazing, but Bihar has faced deep-rooted infrastructural challenges for decades. 24 घंटे बिजली, fabs के लिए massive water supply, skilled labor, logistics. Sahi. Is a huge subsidy really enough to overcome all that? What makes this time different? That is the perfect question for the critical analysis section of a UPSC answer. And you're right, subsidy alone is never enough. The challenges are real. बिल्कुल. एक semiconductor fab, एक beast की तरह है. It consumes as much power as a small city and needs ultra-pure water. So for an aspirant, just listing the policy is not enough. You must analyze these challenges. तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस कैसे करें? दिस सीम्स रेलेवेंट फॉर बोथ जीएस पेपर 2 ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जीएस 3 ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी. Correct. First, link it to the national context. ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक ग्रेट एग्जाम्पल है जहां एक राज्य नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के साथ अलाइन कर रहा है. राइट. Second, discuss its significance. 1, it can change the industrial image of Bihar. 2, it creates high-skilled jobs. 3, it can reduce regional disparity. And then the challenges we just discussed. Exactly. The challenges form the core of your critical evaluation. Power infrastructure, skilled labor, water supply, and a robust logistics network. ये practical hurdles mention करने ही होंगे. And for the way forward, the conclusion should be that success depends on creating a holistic ecosystem. सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है. बिल्कुल. आपको R&D institutions, training centers और supply chain partners का पूरा जाल बिछाना होगा. It's about ecosystem building, not just giving discounts. So we've talked about the hardware in and on the ground. But perhaps the biggest leap of all is in software. हाँ. Leapfrogging the literacy and language barriers that keep millions of Indians out of the digital world. And that's where voice-first AI comes in. A technology with the potential to be a true game changer. The Economic Survey 2025-26 इस पर काफी ध्यान देता है. And it's not just a government document. नंदन नीलकनी ने voice-based AI को भारत के लिए अगला UPI moment कहा है. UPI moment. That is a massive statement. मतलब इसकी तुलना भारत की सबसे बड़ी digital success stories में से एक से की जा रही है. That really puts it in perspective. So, for a mains answer, what are the keywords we should focus on here? 3 keywords बहुत जरूरी हैं. Digital divide, inclusive growth और frugal innovation. ये टॉपिक GS2, social justice और GS3, science and tech, दोनों में आता है. अच्छा, the core idea is simple. ये एक ऐसा AI है जो टाइपिंग या इंग्लिश पर निर्भर नहीं करता. It works on voice commands in local Indian languages and dialects, and critically, it can run on low-cost devices. That's frugal innovation at its best. So what does this look like in real life? Can you give me an example? मतलब महाराष्ट्र के किसी गांव का किसान या बंगाल का कोई दिहाड़ी मजदूर इसे कैसे इस्तेमाल करेगा? Great question. Imagine a farmer who can't read or write. वो अब बस अपने बेसिक स्मार्टफोन से मराठी में पूछ सकता है, आज माझ्या शेतासाठी हवामानाचा अंदाज काय आहे? आज मेरे खेत के लिए मौसम का अनुमान क्या है? Exactly. या कांद्याचे आजचे बाजार भाव काय आहे? आज प्याज का बाजार भाव क्या है? Correct. Similarly, a MGNRG worker could ask in Bengali, Amar paymentar status ki, without needing any middleman. That's incredibly powerful. ये तो सच में बॉटम ऑफ द पिरामिड पर लोगों को एम्पावर करता है. बिल्कुल. मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए एक परफेक्ट टूल लगता है. है ही. इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है इस एरिया में भारत की लीडरशिप एबिलिटी के बारे में? The survey highlights 3 of India's core strengths. 1, we are already a global contributor to AI research. 2, we have a massive technical talent pool. हाँ, वो तो है. And 3, after the US, India has the largest AI literate labor force. ये फैक्टर्स भारत को इन इंक्लूसिव AI सिस्टम्स को बनाने में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन देते हैं. एप्लीकेशंस तो लिमिटलेस हैं. ई-गवर्नेंस, डिजिटल बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब कुछ वॉइस से एक्सेसिबल हो जाएगा. This idea of voice AI represents the ultimate promise of digital inclusion, of connecting everyone,
But the very same economic survey that celebrates this incredible leap also fires a huge warning shot. ऐसा लगता है कि हर बड़ी छलांग के साथ हम एक नए अनदेखे जाल में फंसने का जोखिम उठाते हैं, और वो जाल है डिजिटल एडिक्शन। It's a sobering reality check. And the fact that this is being discussed so prominently in the economic survey, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, It signals a shift. ये अब सिर्फ माता-पिता और शिक्षकों की चिंता का एक सोशल इशू नहीं रह गया है। इसे अब एक मेजर पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। from an exam perspective, this feels like a topic that could show up anywhere. GS2 under health, an essay on technology's double-edged sword, or even GS4 ethics. Right. Precisely. It's a multidisciplinary topic. A question on the social responsibility of tech companies. बिल्कुल। एक बैलेंस्ड आंसर में प्रॉब्लम का स्केल और पोटेंशियल सॉल्यूशंस दोनों को एड्रेस करना होगा। और एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी खबर ये है कि सर्वे खुद ही आंसर के सॉल्यूशंस वाले हिस्से के लिए एक शानदार फ्रेमवर्क देता है। Right. The policy recommendations. Let's unpack those. What's the strategy? The survey suggests a multi-pronged strategy. 3 levels पर। Okay. First, at the school and community level. जैसे साइबर सेफ्टी एजुकेशन स्कूलों में मैंडेटरी फिजिकल एक्टिविटी ताकि बच्चे स्क्रीन से दूर रहें, और स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट पर माता-पिता की ट्रेनिंग। Okay. That sounds sensible. What's the next level? The second is at the network and government level. And this is where it gets really interesting. Survey differentiated data plans का प्रस्ताव देता है। मतलब एजुकेशनल यूज के लिए सस्ता या अलग डेटा प्लान, और रेक्रिएशनल यूज जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग या गेमिंग के लिए अलग। That's a fascinating idea. But is it practical? एक नेटवर्क प्रोवाइडर एजुकेशनल और रेक्रिएशनल यूज में फर्क कैसे करेगा विदाउट क्रिएटिंग अ प्राइवेसी नाइटमेयर? ये तो एक रेगुलेटरी चैलेंज लगता है। It is a massive implementation challenge, and that's a valid critique to mention in your answer. But the principle is what's important. Policy levers का इस्तेमाल करके behavior को productive digital use की ओर nudge करना। इसी लेवल पर एक और सुझाव है हाई रिस्क कंटेंट को बाय डिफॉल्ट ब्लॉक करना। सेफ्टी को डिफॉल्ट सेटिंग बनाना। Yes. And the third level is direct mental health support. राइट। रिकमेंडेशन ये है कि नेशनल टेलीमानस प्रोग्राम को एक्सपैंड किया जाए ताकि वो स्पेसिफिकली डिजिटल एडिक्शन को एड्रेस कर सके। सर्वे में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रोमा कुमार का भी जिक्र है, जो कहती हैं कि पैंडेमिक ने इस समस्या को तेजी से बढ़ाया। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। आइसोलेशन ने सभी को, खासकर युवाओं को, कनेक्शन के लिए डिजिटल स्पेसेस की ओर धकेल दिया, जिससे सारी बाउंड्रीज ब्लर हो गई। आई हैव टू एडमिट, इवन फॉर अस, द लाइन बिटवीन यूजिंग आवर फोन्स फॉर वर्क एंड जस्ट एंडलेस डूम स्क्रॉलिंग हैज बिकम डेंजरसली थिन। So true. It's a problem that affects us all. So what does this all mean? We have seen this incredible pattern today. Leapfrogging towards a better future using technology. Space tech saving lives, a state policy aiming for an industrial revolution, and AI poised to include millions. But we end with a stark reminder of the human cost. And that's the central tension every policymaker is grappling with. ये सभी टॉपिक्स एक कोर आइडिया की ओर इशारा करते हैं। टेक्नोलॉजी अपार संभावनाएं देती है, but it also creates new challenges for governance and regulation. भारत के लिए असली परीक्षा लाभों का उपयोग करते हुए जोखिमों को कम करना होगी। Which leads to the final thought for our listener to ponder. Here it is. As India races to build its digital public infrastructure and become a tech leader, how can it create a regulatory framework that is both pro-innovation and pro-citizen? क्या हमारा current policy framework इन टेक्नोलॉजिकल लीप्स की स्पीड और कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज करने के लिए एजाइल इनफ है, और आर वी डेस्टिन्ड टू ऑलवेज बी प्लेइंग कैच अप विद द प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी क्रिएट्स? A really important question to think about. That brings us to the end of this deep analysis. आपको ये चर्चा कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक जरूर भेजें। And if you found this useful, please don't forget to subscribe. It helps us reach more people. इस पूरी चर्चा के डिटेल PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।